गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आप चैप्टर रीड कर रहे थे। आपका चैप्टर था भारत की राजनीति में नए बदलाव। तो जो हमने यहाँ पर नए बदलाव देखे थे वो देखे थे हमने 1990 के बाद के, ठीक है। जो हमारी मतलब राजनीति में जो बदलाव आए थे वो हमने यहाँ पर देखे थे। तो हम जो लास्ट पॉइंट पढ़ रहे थे वो हमने देखा था अयोध्या विवाद। अयोध्या में क्या विवाद हुआ था? बाबरी मस्जिद से संबंधित विवाद था। बाबरी जो राम मंदिर था, राम मंदिर की जगह पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था, ठीक है। और बाबरी मस्जिद का जो निर्माण है वह किसने किया था? मीर बाकी ने किया था। और यह मुग़ल शासक बाबर का ही एक सेनापति था, सिपह सलार था, ठीक है। ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो उसके बाद देखते हैं कि बाबरी मस्जिद की जो सिचुएशन थी तो उसके बाद क्या क्या हुआ था, विध्वंस और उसके बाद, ठीक है। तो क्या क्या विध्वंस हुआ वो देखेंगे। जो संगठन राम मंदिर के निर्माण का समर्थन कर रहे थे उन्होंने 1992 के दिसंबर में एक कार सेवा का आयोजन किया। इसके अंतर्गत राम भक्तों से आह्वान किया कि वे राम मंदिर के निर्माण में श्रमदान दें। देखिए, जो लोग राम मंदिर के निर्माण का समर्थन कर रहे थे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि जहां आज बाबरी मस्जिद बनी हुई है वहां कभी अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि और वहां राम मंदिर अवस्थित था। तो देखिए, जो राम मंदिर के निर्माण के समर्थन में थे उन्होंने सन 1992 के दिसंबर में एक कार सेवा का आयोजन किया था। कार सेवा का आयोजन का मतलब यहाँ पर क्या है कि उन्होंने राम भक्तों से आह्वान किया था कि जो राम मंदिर के निर्माण में श्रमदान देना चाहते हैं वह दे सकते हैं। पूरे देश में माहौल जो है वह तनावपूर्ण हो गया था। अयोध्या में यह तनाव अपने चरम पर था। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह विवादित स्थल की सुरक्षा का पूरा इंतजाम करे। देखिए, सिचुएशन जो है वह काफ़ी क्रिटिकल हो गई थी और वह सिचुएशन जो क्रिटिकल हुई थी उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो ये सिचुएशन थी ये चरम पर थी। पूरे राष्ट्र में यह सिचुएशन दिख रही थी। इसलिए जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि जो विवादित स्थल है, जो बाबरी मस्जिद वाला एरिया है, उसको सुरक्षा का पूरा इंतजाम करें। बहरहाल इसके बावजूद 6 दिसंबर 1992 को देश के विभिन्न भागों से लोग आ जुटे और इन लोगों ने मस्जिद को गिरा दिया। देखिए, जो आह्वान किया गया था कार सेवा का उसके अनुसार बहुत सारे लोग यहाँ पर आ जुटे और इन्होंने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। मस्जिद के विध्वंस की खबर से देश के कई भागों में हिंदू और मुसलमानों के बीच झड़प हुई थी। 1993 की जनवरी में एक बार फिर मुंबई में हिंसा भड़की और अगले 2 हफ्तों तक जारी रही थी। फिर उसके बाद देखिए, अयोध्या की घटना से कई बदलाव आए। उत्तर प्रदेश में सत्तासीन भाजपा राज्य सरकार को केंद्र ने बर्खास्त कर दिया। जो उत्तर प्रदेश में उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी वह भाजपा गवर्नमेंट थी, इसलिए केंद्र सरकार ने उसे बर्खास्त कर दिया। क्यों बर्खास्त कर दिया? जो अयोध्या की घटनाओं से जो भी बदलाव आए उन सभी की वजह से इसे बर्खास्त कर दिया गया। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में भी जहाँ भाजपा की सरकार थी राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। देखिए, जो केंद्र सरकार थी उसने भाजपा की सरकार को, राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया था। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में भी जहां भाजपा की सरकार थी राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बात का हलफनामा दिया था कि विवादित ढांचे की रक्षा की जाएगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह पहले ही उत्तर प्रदेश की सरकार को आदेश दिया था कि जो विवादित स्थल है, ठीक है, उसकी पूर्णतः रक्षा की जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इस वजह से जो हमारी केंद्र सरकार थी उसने उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर दिया। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय में उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा दायर किया गया। भाजपा ने आधिकारिक तौर पर अयोध्या की घटना पर अफसोस जताया। केंद्र सरकार ने एक जांच आयोग नियुक्त किया। उसे उन स्थितियों की जांच करने के लिए कहा जिनकी परिणति मस्जिद की विध्वंस के रूप में हुई है। अधिकतर राजनीतिक दलों ने मस्जिद के विध्वंस की निंदा की और इसी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की विरोध बताया था। देखिए, जो सिचुएशन थी वह काफ़ी क्रिटिकल हो गई थी। हिंदू और मुस्लिम के बीच में काफ़ी राइट्स दंगे वगैरह हो गए थे और उसका रीज़न भी सबसे बड़ा यह था कि जो मस्जिद थी उसे मतलब उसे ढा दिया गया, ठीक है। और ढहाने की वजह से वहाँ की सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई थी और इसे हम कह सकते हैं कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के विरुद्ध है। ऐसे में धर्मनिरपेक्षता पर काफ़ी गंभीर बहस चल पड़ी और हमारे सामने कुछ वैसे ही सवाल आन खड़े हुए जैसे देश के बंटवारे के तुरंत बाद उभरे थे। देखिए, सिचुएशन जो है वह रिलीजन के अकॉर्डिंग, जो हिंदू मुस्लिम जो हमारा बंटवारा हुआ
हुआ था, पार्टीशन हुआ था 1947 में, वही सिचुएशन एक बार दोबारा से क्रिएट हो गई थी। बंटवारे के समय देश के सामने सवाल था, क्या भारत एक ऐसा देश बनने जा रहा है जहां बहुसंख्यक धार्मिक समुदायों का अल्पसंख्यकों पर दबदबा कायम होगा, या व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, भारत में उसे समान रूप से कानून, सुरक्षा तथा बराबरी के नागरिक अधिकार दिए जाएंगे। सबसे बड़ा यह क्वेश्चन था। जिस टाइम पे हमारा बंटवारा हुआ था तो उस टाइम पे भी यह सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट हो गई थी कि जहाँ बहुसंख्य धार्मिक समुदाय हैं, ठीक है, समुदाय हैं, बहुसंख्य मतलब ज़्यादा मात्रा में हैं, क्या वो अपना दबदबा अल्पसंख्यकों के ऊपर रखेंगे, या फिर जो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, ठीक है, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, सभी को कानून जो है वह बराबर की सुरक्षा प्रदान करेगा, वह सभी को नागरिक अधिकार दिए जाएंगे। बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद भी देश में यही सवाल एक बार फिर से मुखर हो उठे थे। अब देखिए आगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय एकता परिषद के सामने वायदा किया था कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद ढांचे की रक्षा की जाएगी। देखिए उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने राष्ट्रीय एकता परिषद के सामने यह प्रॉमिस किया था कि जो राम जन्मभूमि है अयोध्या, ठीक है, जहां बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया है, उस ढांचे की रक्षा की जाएगी। इस वायदा खिलाफी से जुड़े एक मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जो आया था वह आया था असलम बनाम असलम वर्सेस भारत संघ इंडियन यूनियन, और 28 अक्टूबर 1994 को। इसी अवधि में चुनावी उद्देश्य के लिए धार्मिक भावनाओं के इस्तेमाल पर बहस छिड़ी और भारत की लोकतांत्रिक राजनीति इस वायदे पर आधारित थी कि सभी धार्मिक समुदाय किसी भी पार्टी में शामिल होने के लिए स्वतंत्र हैं। देखिए यहाँ हमारी जो लोकतांत्रिक राजनीति है, आप जानते हैं जो भारत है वह एक लोकतंत्र देश है, और लोकतांत्रिक राजनीति जो है वह इस वायदे पर आधारित है कि जो जितने भी धार्मिक समुदाय हैं वह किसी भी पार्टी में सम्मिलित हो सकते हैं या सम्मिलित होने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल धार्मिक समुदाय पर आधारित दल नहीं होगा। देखिए किसी भी धर्म के अनुयायी किसी भी पार्टी में सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि कोई राजनीतिक दल जो है वह धार्मिक समुदाय आधारित हो। ठीक है, सांप्रदायिक सौहार्द के इस लोकतांत्रिक माहौल को 1984 के बाद कई दफ़ा चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हम 8वें अध्याय में पढ़ चुके हैं कि ऐसा 1984 के सिख विरोधी दंगों में हुआ। ठीक इसी तरह 2002 के फरवरी मार्च में गुजरात के मुसलमानों के विरुद्ध जो है वह हिंसा भड़की और अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ ऐसी हिंसा और दो समुदायों के बीच हिंसक टकराव लोकतंत्र के ऊपर खतरा थी। अब यहाँ देखेंगे, अभी तक आपने देखा जो यूपी उत्तर प्रदेश की सिचुएशन थी कि वहाँ पर हिंसा कैसे उभर कर हमारे सामने आई और बाबरी मस्जिद उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न था। अब उसके बाद देखते हैं हम गुजरात के दंगे 2002 में हुए। 2002 के फरवरी मार्च में गुजरात में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। गोधरा स्टेशन है पर घटी एक घटना इस हिंसा का तात्कालिक उकसावा साबित हुआ। अयोध्या की ओर से आ रही एक ट्रेन की बोगी कार सेवकों से भरी हुई थी और इसमें आग लग गई। देखिए अयोध्या की ओर से एक ट्रेन बोगी आ रही थी, कार सेवकों का मतलब आप समझते हैं जो स्वेच्छा से श्रम दान कर रहे थे राम मंदिर के निर्माण में, उनसे यह बोगी पूरी भरी हुई थी और इसमें आग लग गई। 57 व्यक्ति जो थे वह आग में मर गए। यह संदेह करके कि बोगी में आग मुसलमानों ने लगाई है। अगले दिन गुजरात के कई भागों में मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। हिंसा का यह तांडव जो है वह लगभग 1 महीने तक जारी रहा था और लगभग 1100 व्यक्ति जिनमें ज़्यादातर मुसलमान ही थे इस हिंसा में मारे गए। देखिए बोगी के अंदर जो कार सेवकों की डेथ हुई थी वो 57 थे और यहाँ पर उन दंगों की बात करें जो मुस्लिम और हिंदू के बीच में हो गए थे तो उनमें कुल 1100 व्यक्ति मारे गए थे जो जिनमें से ज़्यादातर मुस्लिम ही सम्मिलित थे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने हिंसा को रोकने, भुक्तभोगियों को राहत देने, हिंसा करने वालों पर कानूनन कार्रवाई करने में असफल रहने के आरोप लगाते हुए गुजरात सरकार की आलोचना की थी। जो मानव अधिकार आयोग है, ठीक है, हिंसा नहीं रुक पाई थी और जो उनको मतलब जिनको लॉस हुआ था उन्हें कोई मतलब हेल्प भी नहीं मिली थी गवर्नमेंट की तरफ से, और जिन्होंने हिंसा की थी, ठीक है, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ढंग से नहीं हुई थी। तो जो मानव अधिकार आयोग
था उसने इस पर आरोप लगाए और गुजरात सरकार की आलोचना की। भारत के चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा के चुनाव को रोकने का फैसला लिया। 1984 के सिख विरोधी दंगों के समान गुजरात के दंगों से भी यह जाहिर हुआ है कि सरकारी मशीनरी सांप्रदायिक भावनाओं के आवेग में आ सकती है। गुजरात में घटी ये घटनाएं हमें आगाह करती हैं कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काना खतरनाक हो सकता है। इससे हमारी लोकतांत्रिक राजनीति जो है वह भी खतरे में पड़ सकती है। देखिए जो ऊपर जो घटनाएं हुई हैं, ठीक है, उन घटनाओं से क्या कंक्लूजन निकला कि यदि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काया जाएगा तो वह काफ़ी खतरनाक हो सकती है और हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके लिए भी खतरा उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 9 रीड कर रहे हैं आप। 9 लास्ट चैप्टर है आपका 172 पेज नंबर। मंडल इम्प्लीमेंटेशन पढ़ चुके थे, पॉलिटिक्स कॉल आउट भी हो चुका था, अयोध्या डिस्प्यूट हो चुका है। ठीक है, अयोध्या डिस्प्यूट क्लियर हो गया होगा जो रिलेटेड टू बाबरी मस्जिद था, जहां राम मंदिर जो बना हुआ था उसको विध्वंस करके बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। बाबर का ही एक सिपाही था जिसके द्वारा किया गया था, जिसका नाम मीर बाकी था। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर डिमोलिशन एंड आफ्टर, जो उसका विध्वंस हुआ था उसके बाद की सिचुएशन क्या थी, स्थिति क्या थी, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए इन दिसंबर 1992 दिसंबर 1992 में द ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल हैड ऑर्गेनाइज्ड ए कार सेवा मीनिंग वॉलंटरी सर्विसेज बाय द डिवोटीज फॉर बिल्डिंग द राम टेम्पल। ये कहते हैं 1992 में एक संगठन ने राम मंदिर के निर्माण के लिए सपोर्ट किया। ठीक है, और जो वो ऑर्गेनाइजेशन थी उसे कार सेवा के नाम से जाना गया। कार सेवा का मतलब है कि जो भी व्यक्ति अपनी इच्छा से श्रम दान करना चाहता है राम मंदिर के निर्माण में, फॉर बिल्डिंग द राम टेम्पल। द सिचुएशन हैड बिकम टेंस, और जो सिचुएशन थी वो यहाँ पर काफ़ी कठिन हो गई थी, जटिल हो गई थी ऑल ओवर द कंट्री, स्पेशली एट अयोध्या में। एंड द सुप्रीम कोर्ट हैड ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट जो है उसने स्टेट गवर्नमेंट को आदेश दिया टू टेक केयर दैट द डिस्प्यूट साइट विल नॉट बी इंडेंजर्ड। जो डिस्प्यूट साइट है मतलब उसकी अच्छे से रक्षा की जाए, वह खतरे में नहीं होनी चाहिए, वह सुरक्षित होनी चाहिए। However, thousands of people, हजारों लोग गैदर्ड फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री एट अयोध्या में इकट्ठे हो गए 6 दिसंबर 1992 को एंड डिमोलिस्ड द मस्जिद, और उस मस्जिद को डिमोलिश तबाह कर दिया। दिस न्यूज़ लीड टू क्लैशेस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम इन मैनी पार्ट्स ऑफ कंट्री। इसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम के बीच देश के विभिन्न भागों में झगड़े स्टार्ट हो गए। एंड द वायलेंस इन मुंबई इरप्टेड अगेन इन जनवरी 1993। और इस तरीके से जो दोबारा से मतलब दंगे कहाँ पर हो गए, जो 1993 में मुंबई में हो गए, और यह लगभग 2 वीक तक चले थे। फिर उसके बाद देखते हैं द इवेंट एट अयोध्या लेड टू सीरीज ऑफ ए अदर डेवलपमेंट। द स्टेट गवर्नमेंट जो थी उसने बीजेपी गवर्नमेंट एज द रूलिंग पार्टी थी यूपी के अंदर, वो उसे डिसमिस कर दिया गया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अलॉन्ग विद दैट इसके साथ अदर स्टेट्स वेयर द बीजेपी वॉज इन पावर वर ऑल्सो पुट अंडर प्रेसिडेंट रूल। जहाँ जो दूसरे स्टेट्स थे जहाँ पर बीजेपी पावर में थी वहाँ पर भी प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया गया। फिर उसके बाद यहाँ देखते हैं ए केस अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। एक केस फाइल किया गया जो चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश की, वो रजिस्टर्ड इन सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर्ड हुआ फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सिंस ही हैड गिवन एन अंडरटेकिंग दैट द डिस्प्यूट स्ट्रक्चर विल बी प्रोटेक्टेड। यहाँ पर ये क्या कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने दोषी करार दिया किस द बीजेपी ऑफिशियली एक्सप्रेस्ड रिग्रेट ओवर द हैपनिंग एट अयोध्या। ठीक है, बीजेपी ने ऑफिशियली आधिकारिक रूप से रिग्रेट फील किया जो अयोध्या में घटना घटित हुई। द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड ए कमीशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने एक कमीशन को अपॉइंट किया टू इन्वेस्टिगेट इनटू द सर्कमस्टांसेस
किस चीज़ के लिए, जिस सर्कमस्टांसेस में मतलब ये जिन सर्कमस्टांसेस में ये जो डिमोलिशन हुआ था एक मस्जिद का, ठीक है, बाबरी मस्जिद का, तो वो किस सिचुएशन में, किस सर्कमस्टांसेस में हुआ था, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए मोस्ट पॉलिटिकल जो पार्टी हैं कंडेम्ड दैन द डिमोलिशन। जो ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उन्होंने इस जो ये बाबरी मस्जिद से संबंधित डिमोलिशन हुआ था उसकी आलोचना की थी एंड डिक्लेयर दैट वॉज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। और उन्होंने यह डिक्लेयर किया कि यह जो प्रिंसिपल, यह जो सिद्धांत अपनाया गया है, यह सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता के अगेंस्ट है। दिस लीड टू ए सीरियस डिबेट, और इसी वजह से मतलब एक काफ़ी बड़ी डिबेट, सीरियस डिबेट हुई ओवर द सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता के ऊपर, एंड पोज द काइंड ऑफ क्वेश्चन ओवर द कंट्री। और इन्होंने पूरे देश के ऊपर एक क्वेश्चन लगा दिया, जैसा कि आफ्टर पार्टीशन हुआ था, वॉज इंडिया गोइंग टू बिकम ए कंट्री वेयर द मेजॉरिटी जो रिलीजियस हैं, कम्युनिटी हैं, डोमिनेटेड ओवर द माइनॉरिटीज़। क्या ऐसा इस देश में होगा कि जो मेजॉरिटी रिलीजियस, जो धार्मिक रूप से जो मतलब बहुसंख्यक हैं, ऐसे समुदाय क्या मतलब अपना दबदबा माइनॉरिटीज़ के ऊपर रखेंगे? और वुड इंडिया कंटिन्यू टू ऑफर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ? क्या मतलब जो भारत है वह पूरी जो यहाँ के सिटीजन्स होंगे उनको मतलब इक्वल प्रोटेक्शन देगा कानून की, एंड इक्वल सिटीजन राइट्स देगा उनको टू ऑल इंडियन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन? धर्म के कंपैरिजन के बजाय, मतलब धर्म के आधार पे नहीं, क्या वो सभी को मतलब इक्वल रखेगा? ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय पे, देयर हैज़ ऑल्सो बीन ए डिबेट, यहाँ पर एक डिबेट और हुई अबाउट यूजिंग रिलीजियस सेंटीमेंट्स फॉर इलेक्ट्रल पर्पजेस। ये कहते हैं इस समय पे यहाँ पर एक डिबेट और हुई थी जो कि किससे संबंधित थी? रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स हैं फॉर इलेक्ट्रल पर्पज़ के लिए। इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज़ बेस्ड ऑन द प्रीमिसेस दैट ऑल रिलीजियस जो कम्युनिटी हैं इंजॉय द फ्रीडम। ठीक है, इंडिया की जो डेमोक्रेटिक जो राजनीति है, जो लोकतंत्र, देखिए आपको पता है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो यही कहता है कि यहाँ की जो मतलब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है वह इस चीज़ का प्रीमिसेस देती है कि जितनी भी यहाँ पर रिलीजियस कम्युनिटी हैं सभी अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं और वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, एंड देयर विल नॉट बी कम्युनिटी बेस्ड ऑन पॉलिटिकल पार्टीज़। लेकिन ऐसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी जो एक कम्युनिटी, एक समुदाय के ऊपर या धर्म के आधार पर बेस होगी। कहते हैं द डेमोक्रेटिक एटमोसफियर ऑफ कम्युनल एमिटी हैज़ फेस्ड मैनी चैलेंजेस सिंस 1984। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा डेमोक्रेटिक एटमोसफियर है, ठीक है, वो काफ़ी चैलेंजेस को फेस कर रहा था 1984 के बाद से ही। एज वी हैव रेड इन चैप्टर 8, जैसा कि हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था, दिस हैपेंड इन 1984 में भी ऐसी ही एक घटना घटित हुई थी जो एंटी सिक्स राइट्स हुए थे, दंगे हुए थे। और फिर उसके बाद फरवरी मार्च 2002 सिमिलर वायलेंस जो है ब्रोक अगेंस्ट द मुस्लिम इन गुजरात। ऐसा ही एक अहिंसा हुई थी जो गुजरात में हुई थी 2002 में मार्च में हुई थी, सच वायलेंस अगेंस्ट द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। और ऐसा ही एक अहिंसात्मक जो ये घटना है ये है अल्पसंख्यक समुदायों के अगेंस्ट है, एंड वायलेंस है बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ इज ए थ्रेट टू डेमोक्रेसी। और ऐसा वायलेंस, ऐसी अहिंसा दो समुदायों के बीच में हमारी डेमोक्रेसी के लिए भी खतरनाक हो सकती है या खतरा हो सकती हैं। गुजरात राइट्स, गुजरात के जो दंगे थे वो देख लेते हैं। इन फरवरी मार्च 2002 लार्ज स्केल वायलेंस टुक प्लेस इन गुजरात। गुजरात में एक बड़े पैमाने पर एक हिंसात्मक घटना हुई थी। द इमीडिएट प्रोवोकेशन फॉर दिस वायलेंस वाज एन इंसिडेंट दैट द टुक प्लेस एट द स्टेशन कॉल्ड गोधरा। ये जो घटना हुई थी वो कहाँ हुई थी? ये इंसिडेंट हुआ था स्टेशन पर, गोधरा जो स्टेशन है वहाँ पर एक बोगी थी ऑफ ए ट्रेन की दैट वाज रिटर्निंग फ्रॉम अयोध्या, जो अयोध्या से आ रही थी, वाज फुल ऑफ कार सेवक्स, और जो किससे भरी हुई थी? कार सेवकों से भरी हुई थी। वाज सेट ऑन फायर, उसमें आग लग गई। 57 जो पीपल हैं डाइड इन दैट फायर, और 57 आदमी इस फायर में, इस आग में मर गए। सस्पेक्टिंग दैट, इस पे जो मतलब संदेह किया गया कि मुस्लिम का इसमें साथ है या मुस्लिम का इसमें हाथ है। किस चीज़ में हाथ है? इस बोगी में आग लगाने में। लार्ज स्केल वायलेंस, और काफ़ी बड़े रूप में यहाँ पर हिंसा हुई अगेंस्ट मुस्लिम के खिलाफ। बिगिन इन मैनी पार्ट्स ऑफ गुजरात फ्रॉम द नेक्स्ट डे। गुजरात के अनेक पार्ट्स में
अगले ही दिन घटना ये जो हिंसा है वो शुरू हो गई थी एंड द वायलेंस कंटिन्यू टू फॉर ऑलमोस्ट ए होल मंथ। और ये जो मतलब घटना थी यह लगभग 1 महीने तक चलती रही। नियरली जो 1100 पर्सन थे वो इसमें मारे गए, जिसमें से ज़्यादातर क्या थे, मुस्लिम ही थे। द नेशनल जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसने क्रिटिसाइज़ किया, उसने आलोचना की। गुजरात की जो गवर्नमेंट उस टाइम पे रूल कर रही थी वो फेल हो गई किस चीज़ में, टू कंट्रोल द वायलेंस। उसने वह वायलेंस का कंट्रोल नहीं कर पाई थी एंड प्रोवाइड रिलीफ, और उसने कोई रिलीफ प्रोवाइड नहीं किया था जो विक्टिम्स थे। एंड प्रोसिक्यूट द प्रिपेटर्स फॉर दिस वायलेंस, और जिन्होंने जो इस वायलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे उन्हें भी अभी तक पकड़ा नहीं था। उनकी जो गवर्नमेंट है उसकी गिरफ्त से वो बाहर थी। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था उसने ऑर्डर किया असेंबली इलेक्शन टू पोस्टपोन, असेंबली इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया। एज इन केस ऑफ 96 राइट्स ऑफ 1984, जैसा कि 1984 के 96 जो राइट्स हुए थे, जो दंगे हुए थे उनमें हुआ था। गुजरात राइट्स जो है शो दैट द जो गवर्नमेंट जो मशीनरी है ऑल्सो बिकम्स सस्पिटेबल टू सिक्योरिटी एंड पैशन एंड इंस्टेंसेस लाइक इन गुजरात अलर्ट अस टू डेंजर इन्वॉल्व्ड इन यूजिंग रिलीजियस सेंटिमेंट फॉर द पॉलिटिकल पर्चर। इस तरीके से हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मतलब जो यूजिंग रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स हैं उनका यूज़ करके वो क्या हो सकते हैं, हमारी जो डेमोक्रेसी है उसके लिए एक खतरा उत्पन्न हो सकता है। क्लियर हो गया।